19वीं सदी के एक बहुत ही प्रसिद्ध विचारक हुए हैं केशव चंद्र सेन। उनके एक वाक्य से आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। उन्होंने उस समय के भारत को देखकर कहा था कि एक ऐसा राष्ट्र जिसकी प्राचीन ख्याति अब खंडहर के ढेर में तब्दील हो चुकी है। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली और अगर गहराई से सोचें तो अंदर तक झकझोर देने वाला चित्र है। मतलब जब हम 19वीं सदी के भारत के बारे में सोचते हैं ना, तो अक्सर हमारे दिमाग में सिर्फ ब्रिटिश राज या ईस्ट इंडिया कंपनी की तस्वीर उभरती है। बिल्कुल, ब्रिटिश राज, लगान या बस राजनीतिक गुलामी। हम सोचते हैं कि समस्या सिर्फ बाहर से आई थी। हाँ, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि अगर हम स्रोत सामग्री को करीब से देखें तो पता चलता है कि भारत सिर्फ अंग्रेजों का गुलाम नहीं था। एकदम सही बात है। मतलब वो अपनी ही बनाई हुई सामाजिक बुराइयों का बंदी बन चुका था। महिलाओं की स्थिति लगातार गिर रही थी। सती प्रथा जैसी अमानवीय चीजें, बाल विवाह और एक बेहद कठोर और क्रूर जाति व्यवस्था। और अंधविश्वास भी तो चरम पर था। धर्म का जो मूल अर्थ था वो कहीं खो गया था। उसकी जगह सिर्फ तर्कहीन कर्मकांडों और पाखंड ने ले ली थी। एक तरह से देखा जाए तो पूरा समाज ठहरा हुआ और पूरी तरह खंडित था। तो यहीं पर एक पुनर्जागरण की सख्त आवश्यकता थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये पुनर्जागरण कोई राजनीतिक क्रांति नहीं थी। ये सिर्फ सत्ता बदलने का खेल नहीं था। इस खंडहर को फिर से बनाने के लिए आम लोगों के भीतर सोई हुई जो तर्कशील सोच थी ना, उसे जगाना जरूरी था। क्योंकि जब तक दिमाग आजाद नहीं होता तब तक देश कैसे आजाद हो सकता था। सही कहा। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन भी ठीक यही है। आज हम सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं पलटेंगे और ना ही तारीखों को रटेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उस घने सामाजिक अंधकार के बीच कुछ गिने चुने विचारकों ने तार्किक सोच के जरिए आधुनिक भारत की आधारशिला रखी, जिसे हम ब्लूप्रिंट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं। बिल्कुल। वो कैसे तैयार हुआ, सुनने वालों के लिए ये एक लाइटनिंग बोल्ट या बिजली कड़कने जैसा पल होना चाहिए। सोचने वाली बात है कि इन सुधारकों ने बिना कोई हथियार उठाए, अब बिना कोई सेना बनाए, सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों की ताकत से पूरे देश का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। विचारों की ये उपमा बहुत सटीक है, क्योंकि देखिए, जब सिस्टम करप्ट हो जाता है तो आपको एक नए कोड की जरूरत पड़ती है। और इस वैचारिक पुल का निर्माण शुरू किया राजा राम मोहन रॉय ने, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम महान नेता भी कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले इस बात को समझा कि अंधकार से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले एक ऐसे प्रकाश की जरूरत है जो तार्किक सोच पर आधारित हो। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर मैं आज की तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करूं तो राजा राम मोहन रॉय मुझे एक शुरुआती ओपन सोर्स डेवलपर की तरह लगते हैं। अच्छा, वो कैसे? जरा सोचिए, उन्होंने क्या किया। उन्होंने देखा कि हमारे पास पूर्वी आध्यात्मिकता यानी वेद और उपनिषदों का एक बहुत ही बेहतरीन मूल कोड है। हाँ। लेकिन वो सदियों से कुछ पुजारियों के पास बंद पड़ा है और उसमें बहुत सारे बग्स या अंधविश्वास आ गए हैं। तो उन्होंने उस मूल कोड को लिया और उससे पश्चिमी आधुनिकता, विज्ञान और तर्क के नए सॉफ्टवेयर पैच के साथ मिलाकर एक बिल्कुल नया ओपन सोर्स सिस्टम बना दिया, रूप जो सबके लिए खुला था। एकदम सही। ये तुलना सिर्फ दिलचस्पी नहीं है बल्कि उस समय की हकीकत को बहुत अच्छी तरह समझाती है। राम मोहन रॉय ने ठीक यही किया। जब उन्होंने 1809 में अपनी किताब गिफ्ट टू मोनोथीस्ट्स लिखी, मतलब एकेश्वरवाद का उपहार। हाँ, तो जब उन्होंने एकेश्वरवाद की वकालत की तो उनका असल मतलब क्या था? इसका सीधा सा अर्थ है कि पूरी सृष्टि को चलाने वाली शक्ति एक ही है। अब अगर शक्ति एक है तो आपको अलग अलग कर्मकांडों, मूर्तियों या पुजारियों के लंबे चौड़े नेटवर्क की जरूरत ही नहीं है। मतलब उन्होंने सीधे तौर पर बिचौलियों को हटा दिया। बिल्कुल। उन्होंने 1814 में आत्मीय सभा बनाई जिसने खुलकर तर्कहीन परंपराओं का विरोध किया। लेकिन यहाँ मुझे एक बात जाननी है। मतलब विचार देना या किताब लिखना एक बात है, लेकिन समाज की सबसे भयानक प्रथाओं जैसे सती प्रथा को खत्म करना बिल्कुल अलग बात है। उन्होंने रूढ़िवादियों को कैसे हराया? क्या उन्होंने सिर्फ ये कहा कि पश्चिम में ऐसा नहीं होता, इसलिए हमें भी सती प्रथा बंद कर देनी चाहिए? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि उन्होंने पश्चिमी तर्कों का सहारा लिया ही नहीं, और यही उनकी सबसे बड़ी कूटनीति थी। जब विलियम बेंटिक के साथ मिलकर 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की बात आई तो राम मोहन रॉय ने रूढ़िवादी विद्वानों को उन्हीं के खेल में मात दी। अच्छा।
उन्हीं के खेल में। हाँ। उन्होंने प्राचीन हिंदू शास्त्रों का गहराई से अध्ययन किया और सार्वजनिक बहसों में ये साबित कर दिया कि किसी भी पुराने और प्रमाणिक धर्म ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि विधवाओं को जलाना अनिवार्य है। अरे वाह। उन्होंने दिखाया कि सती प्रथा असल में धर्म का हिस्सा है ही नहीं, बल्कि बाद में थोपी गई एक कुप्रथा है। तो इन सब का असल मतलब क्या हुआ? वो सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं थे, वो लोगों को ये सिखा रहे थे कि धर्म को आंख मूंद कर मत मानो। एकदम। उनका मूल मंत्र था कि बिना तर्क की कसौटी पर परखे कुछ भी न सीखें। वे ये स्थापित कर रही थीं कि पूरब और पश्चिम के सर्वश्रेष्ठ तत्वों का संगम ही भारत को आगे ले जा सकता है। लेकिन यहाँ एक समस्या है। जब भी आप कोई नया सॉफ्टवेयर या वैचारिक सिस्टम लॉन्च करते हैं तो धीरे धीरे उसमें अलग अलग वर्जन आने लगते हैं और कई बार वो सिस्टम क्रैश भी हो जाता है। हाँ, ये तो है। विचार जब फैलते हैं तो उनमें टकराव लाजमी है। हमने देखा है कि राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित ब्रह्मो समाज के साथ आगे चलकर यही हुआ। ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। ब्रह्मो समाज का आगे का सफर विचारों के टकराव का एक शानदार उदाहरण है। देखिए, जब देवेंद्रनाथ टैगोर इसमें शामिल हुए तो उनका दृष्टिकोण थोड़ा रूढ़िवादी था। वे भारतीय दर्शन और उपनिषदों पर अधिक केंद्रित रहना चाहते थे। लेकिन कहानी में असली वैचारिक भूचाल तब आया जब केशव चंद्र सेन का प्रवेश हुआ। वही केशव चंद्र सेन जिनका वो खंडहर वाला उद्धरण हमने शुरुआत में सुना था। जी हाँ, बिल्कुल वही। केशव चंद्र सेन बहुत अधिक प्रगतिशील थे। वे वैश्विक सोच वाले व्यक्ति थे। वे चाहते थे कि ब्रह्मो समाज सिर्फ बंगाल या सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित ना रहे। मतलब वो दायरा बढ़ाना चाहते थे। हाँ, वे ईसाई धर्म के विचारों को भी शामिल कर रहे थे। अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दे रहे थे। 1866 आते आते देवेंद्रनाथ और केशव चंद्र सेन के बीच वैचारिक दूरी इतनी बढ़ गई कि आखिरकार ब्रह्मो समाज का विभाजन हो गया। और यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो केशव चंद्र सेन इतने प्रगतिशील थे, जो बाल विवाह के इतने सख्त खिलाफ थे, बाद में 1878 में उनके ही गुट में एक और बड़ा विभाजन हो गया जिसे साधारण ब्रह्मो समाज कहा गया। और उसका कारण क्या था? खुद केशव चंद्र सेन ने अपनी ही 13 वर्षीय बेटी का विवाह एक राजा से कर दिया, कूच बिहार के महाराजा से। मतलब मंच पर खड़े होकर जिस सिद्धांत की वकालत कर रहे थे, असल जिंदगी में उसी सिद्धांत को तोड़ दिया। ये तो सिद्धांत और वास्तविकता के टकराव का सबसे चरम उदाहरण है। बिल्कुल। और ये घटना हमें सिखाती है कि बड़े बड़े सिद्धांत बनाना आसान है, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत जीवन में और समाज की कठोर वास्तविकता में उतारना कितना कठिन होता है। और आपको बताऊं, ये वैचारिक उलझन केवल ब्रह्मो समाज तक सीमित नहीं थी। उस समय बंगाल पूरी तरह से दो ध्रुवों में बढ़ता जा रहा था। एक तरफ एक ऐसा युवा वर्ग था जो यंग बंगाल आंदोलन चला रहा था। हेनरी डुरोजियो इसके नेता थे। हाँ, यंग बंगाल। ये युवा फ्रांसीसी क्रांति से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि वे हर पुरानी परंपरा, हर सत्ता और हर ग्रंथ पर आंख मूंद कर सवाल उठा रहे थे। मैं इस बिंदु पर थोड़ा असहमति जताना चाहूंगा, या कहें इसे चुनौती देना चाहूंगा। यंग बंगाल आंदोलन का जो हश्र हुआ, क्या वो ये साबित नहीं करता कि आप सिर्फ विदेशी विचारों को कॉपी पेस्ट करके किसी समाज को नहीं बदल सकते? मतलब? मेरा मतलब है, आप फ्रांस की क्रांति के आदर्श पढ़कर बंगाल के किसानों की जिंदगी तो नहीं बदल सकते ना। वे लोग आम जनता से, उनकी भाषा से और उनकी असली समस्याओं से पूरी तरह कटे हुए थे। आपकी ये पकड़ बिल्कुल सही है। जब आप अपनी जड़ें पूरी तरह से काट लेते हैं तो आप समाज को साथ लेकर नहीं चल सकते। यंग बंगाल आंदोलन बहुत बौद्धिक था, लेकिन वो एक बुलबुले में था। हाँ, एक एलीट बुलबुले में। बिल्कुल। और इसी कारण से वो बंगाल के बाहर कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाया। लेकिन उसी बंगाल में एक दूसरे विचारक थे जिन्होंने इस कॉपी पेस्ट की गलती को समझा और समन्वय का रास्ता चुना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विद्यासागर की रणनीति मुझे बहुत ही व्यावहारिक और सच कहूं तो चालाकी भरी लगती है। उन्होंने समझ लिया था कि आम जनता की भाषा क्या है। एकदम सही। विद्यासागर ने देखा कि एक तरफ रूढ़िवादी हिंदू समाज है जो सिर्फ प्राचीन शास्त्रों की सुनता है, और दूसरी तरफ यंग बंगाल है जो सिर्फ पश्चिम की बात करता है। विद्यासागर ने इन दोनों के बीच एक पुल बनाया। इन्होंने भी वही तरीका अपनाया जो राम मोहन राय ने सती प्रथा के समय अपनाया था, है ना? हाँ, लेकिन और भी व्यापक स्तर पर। जब उन्होंने 1856 में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने की ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी,
तो उन्होंने कोई पश्चिमी तर्क नहीं दिया कि लंदन में ऐसा होता है। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? इसके बजाय उन्होंने प्राचीन पाराशर स्मृति का हवाला दिया। उन्होंने रूढ़िवादी पंडितों के सामने शास्त्र खोल कर रख दिए कि देखिए, हमारे ही ग्रंथों में लिखा है कि विशेष परिस्थितियों में विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। रूढ़िवादी पंडित पूरी तरह से घिर गए, क्योंकि वे अपने ही शास्त्रों को तो नकार नहीं सकते थे। क्या बात है! ये तो एक तरह का बौद्धिक चेकमेट था। बिल्कुल चेकमेट था। और सिर्फ बहसें नहीं, विद्यासागर ने जमीनी स्तर पर काम किया। उन्होंने संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मणों के लिए खोल दिए। मतलब जो ज्ञान अब तक सिर्फ एक वर्ग के पास लॉक था, उसे सबके लिए अनलॉक कर दिया। महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने बेथ्यून स्कूल की स्थापना में मदद की। और उनका सबसे बड़ा भाषाई योगदान था बौर्णो परिचय या वर्ण परिचय, जिसने बंगाली भाषा को एक नया रूप दिया। हाँ, उन्होंने आधुनिक बंगाली भाषा की वर्णमाला को मानकीकृत किया, ताकि ज्ञान सिर्फ पढ़े लिखे संभ्रांत लोगों तक सीमित न रहे, बल्कि हर बच्चा उसे सीख सके। तो बंगाल के इस बौद्धिक और वैचारिक अखाड़े से बाहर निकलकर अगर हम भारत के बाकी हिस्सों की ओर चलें तो कहानी एक नया मोड़ लेती है। बिल्कुल। जब ये सुधार की लहर भारत के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से यानी महाराष्ट्र और मद्रास प्रेसिडेंसी की ओर बढ़ती है, तो ये सिर्फ धर्म ग्रंथों की व्याख्या या बौद्धिक बहस नहीं रह जाती। ये एक बहुत ही आक्रामक जमीनी और सामाजिक न्याय की लड़ाई बन जाती है। सही कहा। देखिए, बंगाल में बहस इस बात पर थी कि धर्म का सही रूप क्या है, लेकिन महाराष्ट्र में सुधारकों का मुख्य लक्ष्य था कि इस क्रूर सामाजिक व्यवस्था को कैसे तोड़ा जाए। 1849 में परमहंस मंडली शुरू हुई, जो गुप्त रूप से काम करती थी, क्योंकि उन्हें समाज के बहिष्कार का डर था। हाँ, उस समय ये सब करना खतरे से खाली नहीं था। बिल्कुल। उनका काम था जाति की दीवारों को तोड़ना। फिर 1867 में प्रार्थना समाज आया, जिसे एम.जी. रानडे जैसे लोगों ने आगे बढ़ाया। और प्रार्थना समाज की सबसे दिलचस्प बात ये थी कि उन्होंने अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सामाजिक सुधारों पर लगाया। उनके लिए भगवान की पूजा से ज्यादा जरूरी था विधवा पुनर्विवाह, विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाना और जाति व्यवस्था का पूर्ण बहिष्कार। और उन्हें इस काम के लिए प्रेरणा पश्चिम से नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के अपने भक्ति आंदोलन से मिली, जैसे संत तुकाराम और नामदेव के विचार, जो हमेशा समानता की बात करते थे। लेकिन पश्चिमी भारत में सामाजिक न्याय की जो सबसे बुलंद और क्रांतिकारी आवाज बनकर उभरी, वो थे ज्योतिबा फुले। उन्होंने जो किया वो उस समय के हिसाब से अकल्पनीय था। 1873 में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, गुलामगिरी। या मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा रुकें और ज्योतिबा फुले की रणनीति को समझें। उन्होंने पौराणिक कथाओं को ही अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था, है ना? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो फुले ने पूरी की पूरी कहानी को ही पलट दिया था। उन्होंने वामन और राजा बलि की पौराणिक कथा का एक बिल्कुल नया विश्लेषण पेश किया। अच्छा, ओ कैसे? उन्होंने तर्क दिया कि राजा बलि असल में यहाँ के मूल निवासियों के एक न्यायप्रिय शासक थे और वामन बाहर से आए हुए आक्रमणकारी का प्रतीक था। फुले ने निचली जातियों को समझाया कि तुम लोग जन्म से नीच या अछूत नहीं हो, तुम्हें बस एक ऐतिहासिक व्यवस्था के तहत हराया गया है और धर्म को उस हार को स्थायी बनाने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो सदियों से चली आ रही हीन भावना को जड़ से उखाड़ फेंकने जैसा था। और फुले सिर्फ किताबें लिखकर नहीं रुके, उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, एक सार्वजनिक सत्य धर्म की कल्पना की। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर लड़कियों और दलितों के लिए स्कूल खोले। मतलब उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जो पूरी तरह मानवाधिकारों पर आधारित हो। और ये जो संस्थागत ढांचे पर प्रहार था, ये दक्षिण भारत में जाकर और भी ज्यादा स्पष्ट और आंकड़ों पर आधारित हो गया। दक्षिण भारत का सुधार आंदोलन भावनाओं से ज्यादा तथ्यों पर लड़ा गया। दक्षिण भारत, वहां के 2 आंकड़े स्रोत में दिए गए हैं, उन्हें देखकर तो मैं सच में हैरान रह गया। मद्रास प्रेसिडेंसी का वो डेटा याद करते हैं? हाँ, वो बहुत चौंकाने वाला है। उस समय के रिकॉर्ड बताते हैं कि 107 डिप्टी कलेक्टर के पदों में से 77 पद सिर्फ ब्राह्मणों के पास थे, जबकि उनकी आबादी पूरी प्रेसिडेंसी में सिर्फ 3% थी। और दूसरी तरफ 85% गैर ब्राह्मण आबादी के पास केवल 30 पद थे। मतलब ये लोग आज से 100 साल पहले डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे सिस्टम की खामियां दिखाने के लिए। ये तो 19वीं सदी का शुद्ध डेटा संचालित सामाजिक न्याय था। ये डेटा वाले पहलू ने पूरी बहस की दिशा ही बदल दी। अब लड़ाई सिर्फ इस बात की नहीं थी कि भगवान की पूजा कैसे करनी है,
लड़ाई इस बात की थी कि संसाधनों और सत्ता में हमारी हिस्सेदारी कहाँ है। बिल्कुल। इसी प्रशासनिक और संस्थागत वर्चस्व के खिलाफ जस्टिस पार्टी का गठन हुआ, जिसने आगे चलकर जाति आधारित आरक्षण की नींव रखी। और फिर इसी डेटा और आक्रोश से निकले ईवी रामास्वामी, जिन्हें दुनिया पेरियार के नाम से जानती है। पेरियार का सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट या आत्मसम्मान आंदोलन। एकदम सही। पेरियार ने देखा कि जब तक शादी और मृत्यु जैसे जन्म मरण के संस्कारों के लिए आपको एक खास जाति के पुजारी की जरूरत पड़ेगी, तब तक आप मानसिक रूप से गुलाम ही रहेंगे। इसलिए उन्होंने पुजारियों के बिना विवाह संपन्न कराने शुरू किए, जिसे आत्मसम्मान विवाह कहा गया। उन्होंने संस्थागत बिचौलियों को पूरी तरह से बाईपास कर दिया। तो पश्चिम और दक्षिण भारत में हम देख रहे हैं कि ये एक तार्किक डेटा आधारित और मानवाधिकारों की लड़ाई बन गई थी। लेकिन अब अगर हम अपना रुख उत्तर भारत की तरफ करें तो वहाँ एक बिल्कुल अलग ही चुनौती खड़ी थी। हाँ, उत्तर भारत की स्थिति काफी अलग थी। उत्तर भारत में औपनिवेशिक हीन भावना बहुत गहरी हो चुकी थी। लोगों को लगने लगा था कि भारतीय संस्कृति तो पश्चिम के सामने कुछ भी नहीं है, और इस हीन भावना का इलाज करने के लिए एक नारा गूंजा, वेदों की ओर लौटो। महर्षि दयानंद सरस्वती और उनका आर्य समाज। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा और थोड़ी असहमति जताना चाहूँगा। ये बात मुझे हमेशा से उलझाती है। एक तरफ हम इस पूरी चर्चा में बात कर रहे हैं कि आगे बढ़ो, तार्किक बनो, नए विचार लाओ, डेटा का इस्तेमाल करो। और दूसरी तरफ दयानंद सरस्वती आकर कहते हैं कि हजारों साल पुराने वेदों की ओर लौटो। क्या ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास नहीं है? जब आप आधुनिक होने की बात कर रहे हैं तो आप हजारों साल पीछे जाने की वकालत कैसे कर सकते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। सतह से देखने पर यह सच में एक विरोधाभास लगता है, लेकिन दयानंद सरस्वती की रणनीति को समझना होगा। उस समय भारतीय समाज हीन भावना से इतना ग्रसित था कि उसे पश्चिम से आने वाली हर चीज बेहतर लगती थी। हाँ, वो तो है। तो दयानंद सरस्वती ने एक मनोवैज्ञानिक इलाज खोजा। 1875 में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी। उन्होंने हिंदू धर्म को बहुत स्पष्ट रूप से 2 हिस्सों में बांट दिया। अच्छा, कैसे 2 हिस्से? एक था आर्य धर्म, जो केवल मूल वेदों पर आधारित था और जिसे वे पूरी तरह से शुद्ध और वैज्ञानिक मानते थे। और दूसरा था सनातनी हिंदू धर्म, जो समय के साथ पुराणों और बाद के ग्रंथों के जरिए दूषित हो गया था। ओह, तो वेदों की ओर लौटने का मतलब ये नहीं था कि आदिमानव बन जाओ? बिल्कुल नहीं। वेदों की ओर लौटने का असल मतलब था कि उस समय की जो सड़ी गली कुप्रथाएं थीं, जैसे मूर्ति पूजा, छुआछूत, बाल विवाह, उन्हें ये कहकर नकार देना कि ये तो हमारे मूल धर्म का हिस्सा ही नहीं है। क्या बात है। दयानंद सरस्वती ने कहा कि वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं बल्कि कर्म से होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी घर में पैदा हुआ हो, अपने कर्मों से ब्राह्मण या शूद्र बन सकता है। इसके अलावा उन्होंने 1875 में ही आर्य समाज के 10 अटल सिद्धांत भी दिए। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। और उनके विचार कितने आधुनिक थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने उस समय विवाह की न्यूनतम आयु लड़कों के लिए 25 वर्ष और लड़कियों के लिए 16 वर्ष तय करने की वकालत की थी। अरे वाह। उन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो, लेकिन उनका असली मकसद भारत को आधुनिक बनाना था। इस नारे ने भारतीयों में खोया हुआ आत्मसम्मान वापस ला दिया कि हमारे पास भी एक महान और तार्किक अतीत है। आर्य समाज ने उन हिंदुओं की वापसी के लिए शुद्धि आंदोलन भी चलाया जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था। और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में DAV यानी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूलों की एक पूरी श्रृंखला खड़ी कर दी, जो प्राचीन भारतीय मूल्यों और आधुनिक पश्चिमी विज्ञान का एक अद्भुत मिश्रण था। ये तो हुई आर्य समाज की बात, लेकिन उत्तर भारत में कुछ और भी बहुत ही अनोखे वैचारिक प्रयोग चल रहे थे, है ना? हाँ, विविधता बहुत थी। जैसे 1887 में शिवनारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की। हालांकि ये आंदोलन थोड़ा अलग दिशा में चला गया, क्योंकि इसके संस्थापक ने बाद में स्वयं को ही ईश्वर तुल्य घोषित कर दिया था। लेकिन उन्होंने भी सामाजिक कार्यों पर काफी जोर दिया। इसके अलावा 1861 में आगरा से राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत हुई। उनका दर्शन बहुत ही सरल और व्यावहारिक था। वो कैसे? उनका मानना था कि आध्यात्म के लिए संन्यास लेने या जंगल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य गृहस्थ जीवन जीते हुए भी ईश्वर की प्राप्ति संभव है। इतने सारे अलग अलग विचार, इतने सारे आंदोलन, मतलब कोई वेदों की तरफ जा रहा है, कोई डेटा का इस्तेमाल कर रहा है, कोई पश्चिम के विचारों को अपना रहा है।
क्या ये पूरा वैचारिक मंथन कभी किसी एक बिंदु पर आके मिला? क्या पूर्व और पश्चिम, अध्यात्म और विज्ञान का कोई वैश्विक संतुलन कभी बन पाया? ये संतुलन बना और बहुत ही खूबसूरती से बना 19वीं सदी के अंत में रामकृष्ण मिशन के रूप में। श्री रामकृष्ण परमहंस, मैंने पढ़ा है कि उनका सत्य किसी किताब से नहीं बल्कि उनके गहरे व्यक्तिगत अनुभवों से निकला था। बिल्कुल, और उनके दर्शन को अगर हम एक शब्द में समझें तो वो अद्वैत वेदांत का सबसे सरल रूप था। अद्वैत का मतलब है कि कोई दो नहीं है, आत्मा और परमात्मा एक ही हैं और पूरी सृष्टि उसी एक सत्य का हिस्सा है। इसलिए उन्होंने कहा कि सभी धर्म सही हैं। सभी धर्म सही हैं। चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो या ईसाई धर्म हो, सभी नदियां अंततः एक ही सागर में जाकर मिलती हैं। और इसी अत्यंत गहरे और समावेशी आध्यात्मिक ज्ञान को पूरी दुनिया के सामने एक तार्किक रूप में पेश करने का काम किया उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने। बिल्कुल। 1893 में शिकागो की विश्व धर्म संसद में उनका वो भाषण सिर्फ धर्म के बारे में नहीं था, वो पूर्वी अध्यात्मवाद और पश्चिमी भौतिकवाद के बीच एक पुल बनाने की कोशिश थी। स्वामी विवेकानंद की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वे आध्यात्म को आसमान से उतारकर जमीन पर ले आए। हाँ। विवेकानंद का एक वाक्य मुझे बहुत प्रभावित करता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि भूखे पेट को धर्म नहीं सिखाया जा सकता, पहले उनकी आर्थिक और भौतिक स्थिति सुधारनी होगी। सही बात है। जब मैं इस बात को आज के संदर्भ में देखता हूँ तो ये मुझे हूबहू मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स की तरह लगता है। मैस्लो का सिद्धांत भी तो यही कहता है कि जब तक इंसान की बेसिक भौतिक जरूरतें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान पूरी नहीं होती, तब तक वो आत्मबोध या अध्यात्म के बारे में सोच ही नहीं सकता। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। विवेकानंद ने महसूस किया कि अगर भारत को आध्यात्मिक रूप से जगाना है तो पहले उसकी भौतिक दरिद्रता दूर करनी होगी। उन्होंने दरिद्र नारायण का कंसेप्ट दिया। दरिद्र नारायण यानी गरीब और असहाय व्यक्ति की सेवा करना ही साक्षात ईश्वर की सेवा करना है। और इसी विचार को संस्थागत रूप देने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। रामकृष्ण मिशन ने दिखाया कि आप एक हाथ में ध्यान और अध्यात्म रख सकते हैं और दूसरे हाथ में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और शिक्षा। उन्होंने अस्पताल बनाए, स्कूल खोले। हाँ। उन्होंने अध्यात्म को समाज सेवा का एक व्यवहारिक इंजन बना दिया। तो अगर हम 19वीं सदी के इस पूरे सफर को समेटें तो आज हमने सच में आधुनिक भारत के वास्तुकारों की उस वैचारिक नींव को देखा है। ये सिर्फ भगवान की पूजा करने के तरीके बदलने के बारे में नहीं था। इस पूरे पुनर्जागरण ने 3 बहुत बड़े काम किए। पहला, इसने भारतीयों की मानसिक गुलामी का अंत किया, लोगों को सवाल पूछना सिखाया। दूसरा, इसने एक राष्ट्रीय चेतना का विकास किया। राममोहन रॉय की तार्किक सोच, विद्यासागर का भाषा सुधार और दयानंद सरस्वती के आत्मसम्मान के नारों ने ही भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम के लिए जमीन तैयार की। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण काम, इसने आधुनिक भारत के संविधान की एक अदृश्य रूपरेखा तैयार की। बिल्कुल। आज हम जिस समानता, मानवाधिकार, महिला शिक्षा और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उसकी नींव इन्हीं सुधारकों ने तमाम गालियां खाकर और समाज का बहिष्कार सहकर रखी थी। ये आज के लोकतांत्रिक भारत का असली ब्लूप्रिंट था। ये सब सुनकर दिमाग के कई जाले साफ हो जाते हैं। सुनने वालों के लिए इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। आज हमारे पास दुनिया भर की जानकारी हमारी उंगलियों पर है। हमारे पास सबसे आधुनिक तकनीक है, डेटा एनालिटिक्स हैं, स्मार्टफोन हैं। लेकिन अगर 19वीं सदी की ये महान सुधारक आज हमारे बीच वापस आ जाएं और हमारे समाज को देखें, तो क्या उन्हें लगेगा कि हमने वास्तव में वह तर्कशील और वैज्ञानिक सोच हासिल कर ली है जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी? ये सोचने वाली बात है। या फिर हमने बस पुराने अंधविश्वासों के नए डिजिटल और मॉडर्न रूप गढ़ लिए हैं? क्या हम आज भी किसी न किसी रूप में उसी वैचारिक खंडहर पर तो नहीं बैठे हैं जिसे बस वाईफाई से कनेक्ट कर दिया गया हो? आज की हमारी इस विस्तृत और गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए नजरिए के साथ।